चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। और हम कर रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम। लास्ट में हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड किया था कि वो काम कैसे करता है। तो हमने देखा वो 7 लेयर्स में काम करता है, और हर लेयर एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, और उस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद हमने कहा था कि उन किसी भी बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने का एक फीचर मौजूद होता है जिसको क्या कहा जाता है, स्केलेबिलिटी। तो हमने उसको डिस्कस किया था कि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्केलेबल कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो कितनी तरह की स्केलेबिलिटी देखी थी? दो तरह की, एक थी हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी और एक थी वर्टिकल स्केलेबिलिटी। हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ाते जाते हैं, सर्वर्स बढ़ाते जाते हैं जो डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, तो उनकी स्पीड बढ़ती है। लेकिन वर्टिकल स्केलेबिलिटी में क्या होता है कि आप मशीन्स नहीं बढ़ाते बल्कि मशीन्स की परफॉर्मेंस बढ़ाते जाते हैं। तो लिहाजा जो हमने कहा था कि वर्टिकल स्केलेबिलिटी है, ये आसान होती है, सस्ती होती है, लेकिन लिमिटेड होती है। एक लिमिट से ऊपर आप उसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं कर सकते होते। तो लिहाजा आज हमारे पास है बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डिजाइनिंग आईटी सिस्टम आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि एक कंप्यूटर है दरमियान में, और उसके साथ बाकी कंपोनेंट कैसे जुड़े हुए हैं। ये कंप्यूटर है, या ये मेन सर्वर है दरमियान में, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कैसे। या तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दरमियान में एक मेन सर्वर हो और सारे सिस्टम इसी के साथ कनेक्टेड हो। जिस तरह मैंने कहा हमारा बाहर प्रिंटर पड़ा है, इस टाइम वो किसके सिस्टम के साथ कनेक्टेड है? वकास साहब के सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। अगर मुझे यहां से अपने सिस्टम से कोई प्रिंट लेना हो तो मैं यहां से बैठ के दे सकता हूँ प्रिंट? यहां बैठ के उसको उस कंप्यूटर में से प्रिंट निकाल सकता हूं? नहीं, क्योंकि इस वक्त उसका आर्किटेक्चर डिफरेंट है। वो बाय वायर कनेक्टेड है किसके साथ? वकास साहब के कंप्यूटर के साथ। अगर मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि मैं यहीं से बैठ के कंप्यूटर पे दूं, तो मुझे फिर उसे शेयर्ड करना पड़ेगा, मुझे उसका आर्किटेक्चर चेंज करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा कि वो जो प्रिंटर पड़ा है उसको मैं इस वाईफाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा जिसके साथ मैं कनेक्टेड, इस नेट के साथ उसे मैं कनेक्ट कर दूंगा केबल से। अब होगा क्या कि इस वाईफाई के साथ जितने भी सिस्टम कनेक्टेड हैं वो जहां से मर्जी नेटवर्क पे बैठ के प्रिंट देंगे, तो वो प्रिंटर उसको एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंटर उसका प्रिंट निकालेगा। समझ आ गई बात? ये क्या हुआ, ये हमने डिफरेंट आर्किटेक्चर कर दिया। आर्किटेक्चर का ये मतलब होता है कि आपस में सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कैसे होते हैं। ठीक है। जो ज्यादातर नॉर्मली आर्किटेक्चर यूज होता है वो मॉड्यूलर डिजाइन यूज होता है। मॉड्यूलर डिजाइन से मुराद क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। कभी सैप का नाम सुना है? सैप का? सैप, ये सैप है। ये बेसिकली एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, काम होते हैं, उन सब को क्या कर देता है, कंप्यूटर बेस कर देता है, ऑटोमेट कर देता है। समझ आ गई बात? क्या कर देता है उसे? ऑटोमेट कर देता है। इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको एक मिनट बोलता हूँ ईआरपी काम कैसे करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है भाई, एक ही ओपन करनी थी मैंने। ए बी सी, एक ऑर्गेनाइजेशन। इसके कितने डिपार्टमेंट हो सकते हैं? इसके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स? सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ऐसी बात है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऐसी बात है। ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होंगे। समझ आ रही है बात? ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होंगे। इन डिपार्टमेंट्स के सबसे ऊपर टॉप पे कौन होगा? इनके ऊपर क्या होंगे? फंक्शनल मैनेजर होगा। फंक्शन सबके ऊपर फंक्शनल मैनेजर होंगे ना। हर डिपार्टमेंट के अपने अपने फंक्शनल मैनेजर होंगे। और इन डिपार्टमेंट के अपने अपने कंप्यूटर सिस्टम होंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम होंगे ना। हर डिपार्टमेंट कंप्यूटर यूज हो रहे होंगे ना। जैसे सेल के अंदर, सेल डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर सिस्टम होंगे? ऑर्डर प्रोसेसिंग वाले सिस्टम होंगे, कैश रिसीट वाले सिस्टम होंगे, कस्टमर
कंप्लेन वाले सिस्टम होंगे, CSR वाले कस्टमर डिटेल वाला कंप्यूटर सिस्टम होगा जिसके अंदर चीजें हो रही होंगी। इसी तरह और भी जो सेल डिपार्टमेंट काम हो रहे होंगे सबके अपने अपने कंप्यूटर सिस्टम, ऐसी बात है। इसी तरह परचेज वाले के अपने सिस्टम होंगे जिसके अंदर क्या कौन कौन से सिस्टम होंगे, ऑर्डर प्रोसेसिंग या रिसीविंग, ऑर्डर रिसीविंग, इन्वेंट्री, ऐसी बात है। इनवॉइस वगैरह का होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह वाले काम जो होंगे वो कर रहे होंगे। मार्केटिंग वाले के पास कौन से सिस्टम होंगे, बजटिंग वाला हो सकता है जहां बजट बन रहे हो, कंपेन्स रन हो रही होंगी, ऐसी बात है। रिकॉर्ड्स हो रहे होंगे, एनालिसिस हो रहे होंगे, ऐसी बात है। ये डिफरेंट लोग काम कर रहे होंगे। इस तरह अकाउंटिंग वाले के पास कौन कौन से सिस्टम होंगे, एसेट्स वाले होंगे, लायबिलिटी वाले होंगे, इनकम वाले होंगे, एक्सपेंस वाले होंगे, ऐसी बात है। ये सारे डिफरेंट लोग काम कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे, अकाउंटिंग के अंदर अपना अपना काम मेंटेन कर रहे होंगे। और फाइनेंस के अंदर इस तरह क्या होगा, डेट वाले होंगे जो डेट को मैनेज कर रहे होंगे, इक्विटी वाले होंगे जो इक्विटी को मैनेज कर रहे होंगे, इसी तरह कैपिटल को मैनेज किया जा रहा होगा, इसी तरह रिजर्व्स को मैनेज किया जा रहा होगा। ये सारे सिस्टम्स होंगे। इन तमाम सिस्टम्स की एक्सेस किन के पास होगी, देखें हर सिस्टम के ऊपर एक बंदा बैठा होगा, एक मैनेजर होगा। और इसके सिस्टम की, इन तमाम सिस्टम की एक्सेस किसके पास होगी, इसके फाइनेंशियल मैनेजर के पास, ऐसी बात है। फंक्शनल मैनेजर के पास, ये फंक्शनल मैनेजर बैठ के इन सारे सिस्टम्स को देख सकता है ना, इसके पास कंप्यूटर होगा ना फंक्शनल मैनेजर के पास। उसके अंदर ये सारे जो है ये ऐसा फोल्डर नजर आ रहे होंगे, ये सारे सिस्टम ऐसा फोल्डर नजर आ रहे होंगे। अगर उसने कैपिटल की डेट की चीजें देखनी है तो डेट का फोल्डर होगा, उसे ओपन करेगा, डेट की मजीद चीजें अंदर पड़ी होंगी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, कौन कौन से बैंक से लिया, कब लिया, मैच्योरिटी डेट है। सेम इसी तरह जो अकाउंटिंग के अंदर सिस्टम हो रहे हैं, इन सब की सिस्टम की एक्सेस किसके पास होगी, उसके फंक्शनल मैनेजर के पास होगी, इसकी एक्सेस फंक्शनल मैनेजर के पास होगी। तो लिहाजा अब इन सब के ऊपर कौन होगा, डायरेक्टर्स होंगे, ऐसी बात है। डायरेक्टर वन, डायरेक्टर वन, डायरेक्टर टू एंड डायरेक्टर थ्री। से के ये सारे काम जो है तीन डायरेक्टर्स के अंडर आ रहे होंगे, सारे मैनेजर। नीचे मैनेजर कितने हैं, पांच मैनेजर हैं। एक डिपार्टमेंट कोई और कर लेते हैं, कोई और डिपार्टमेंट बताएं, ऑपरेशंस वाला या मैन्युफैक्चरिंग वाला कर लेते हैं, FM मैन्युफैक्चरिंग, स्पेलिंग को इग्नोर करें। इसके अंदर कौन कौन सिस्टम होंगे, रॉ मटेरियल का होगा, वर्क इन प्रोग्रेस का होगा, फिनिश्ड गुड्स का होगा, लेबर का होगा, ऐसी बात है। FOH वाला सिस्टम होगा, ऐसी बात है। अब इनके ऊपर टोटल डायरेक्टर कितने हैं, तीन। तो इन डायरेक्टर्स के नीचे ये डिपार्टमेंट डिवाइडेड होंगे। से कि हम बात करते हैं कि डायरेक्टर वन के पास पहले ये दो डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर टू के पास ये दो डिपार्टमेंट है, और डायरेक्टर थ्री के पास ये दो डिपार्टमेंट है। अब डायरेक्टर वन के पास जो कंप्यूटर पड़ा होगा उसके अंदर कौन से फोल्डर शो हो रहे होंगे, डायरेक्टर वन के पास कौन से फोल्डर शो होंगे, दो फोल्डर, मैन्युफैक्चरिंग का और सेल्स का। जब वो उसको ओपन करेगा तो मजीद उसके अंदर कितने फोल्डर शो हो रहे होंगे, चार पांच इसके, तीन चार उसके, उनके जो इंडिविजुअल है। मतलब देखो डायरेक्टर के सिस्टम से डायरेक्ट एक्सेस कहां तक है, नीचे तक है। और इनके ऊपर कौन होगा, प्रेसिडेंट, ऑनर, कोई भी रख ले, प्रेसिडेंट, ऐसी बात है। इसके पास एक ही सिस्टम होगा, ये तीनों डायरेक्टर उसके नीचे होंगे। इसके एक ही सिस्टम के अंदर कितने फोल्डर नजर आ रहे होंगे, तीन। फिर हर फोल्डर के अंदर मजीद कितने फोल्डर नजर आ रहे होंगे, दो 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 दो। फिर हर फोल्डर के अंदर मजीद कितने नजर आ रहे होंगे, जितने जितने उनके अंदर नीचे TPS मौजूद होंगे। ये ERP का काम होता है बनाना, कि हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं। अभी तो देखो ना कि ऑनर को, प्रेसिडेंट को कोई चीज चाहिए इंफॉर्मेशन, तो वो किसे कॉल करेगा, अगर मैनुअल सिस्टम हो, डायरेक्टर को कहेगा, डायरेक्टर किसे कहेगा, फंक्शनल कहेगा, फंक्शन किसे कहेगा, नीचे बंदे को कहेगा। और फिर फाइल मूव करते करते आएगी। जब ये सारा कुछ ऑटोमेटेड है, कंप्यूटर के ऊपर है, प्रेसिडेंट को इनसे पूछने की जरूरत है बुलाने की। कहीं पे बैठा है वो अपना सिस्टम खोले, उसके सामने सारी चीजें क्या आ रही होंगी, क्या आ रही होंगी, रिपोर्ट सारी उसके कंप्यूटर में आ रही होंगी। ये जो डायरेक्टर के सिस्टम में कितने फोल्डर शो हो रहे हैं, दो या तीन, हाँ, ओ सॉरी प्रेसिडेंट, ये तीन। ये बेसिकली तीन मॉड्यूल्स हो गए।
जिस तरह सैप मैंने बताया ना, इसके मॉड्यूल्स होते हैं। FIA अलहदा मॉड्यूल होता है जो फाइनेंशियल को सारा डील करता है। HR का अलहदा मॉड्यूल होता है, वो सारा फंक्शन डील कर रहा होता है। देखिए, अब ये जो सारे मॉड्यूल्स हैं, तीनों मॉड्यूल तीनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से कि नहीं है? अगर मॉड्यूल 1 के अंदर कोई एक सिस्टम फेल होता है, 2 और 3 को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली आपस में किसी भी तरह से इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो बेसिकली ये एक ट्रेंड है डाटा सिस्टम डिजाइन करने का, सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइन करने का। देखो, सिस्टम का पर्पस क्या था? इंफॉर्मेशन कैप्चर करना, प्रोसेस करना और ऊपर तक पहुंचाना। ये वही चीज हो रही है। किस तरीके से इंफॉर्मेशन जाएगी? हमने मॉड्यूल्स बना दी कि हर किसी सिस्टम, फिर सिस्टम ऊपर कनेक्टेड, फिर उससे ऊपर। ये ERP कहलाता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम इसको कहते हैं। कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन को पहले तो कंप्यूटर बेस किया जाता है, फिर तमाम कंप्यूटर्स को आपस में इस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है कि वो सब मॉड्यूल्स बना के एक जगह पे फाइनल सिस्टम के अंदर हर बंदे को जो चीज उसकी अथॉरिटी के अंदर आती है उसको एक्सेस उसके कंप्यूटर में मिल जाए, उसे जरूरत ही ना हो कहीं पे किसी वेब को बुलाने की। समझ आ गई? ये मॉड्यूलर सिस्टम कहलाता है। क्लियर? ओके। तो लिहाजा मॉड्यूलर डिजाइन इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन द IT सिस्टम इनटू स्मॉलर, बड़ा IT सिस्टम जो डायरेक्टर का प्रेसिडेंट उनको छोटे मॉड्यूल में इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, ईच रिस्पांसिबल फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। हर डायरेक्टर का अपना स्पेसिफिक काम है, उसने वही करना है। दिस अप्रोच इज ऑफन प्रेफर्ड टू एज माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। इन मॉड्यूलर डिजाइन ईच कंपोनेंट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर्स एंड विच इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी, इज ऑफ अपडेट एंड स्केलेबिलिटी। अगर किसी एक में काम करना भी है तो बाकी मॉड्यूल अपने काम करते रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन रुक नहीं जाएगी। एडवांटेजेस: फ्लेक्सिबिलिटी, ईज ऑफ मेंटेनेंस, इंप्रूव्ड कैलिब्रेशन। बस ठीक है, ये सारे पढ़ लें। Microservices is used in web application that handles various tasks such as user authentication, payment processing and inventory management। मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ऐप मैंने भी दिखाया है उसके अंदर मॉड्यूल्स की फॉर्म में चीजें होती हैं, हर काम डिफरेंट कर रहा होता है। रिडंडेंसी एंड फेल ओवर, ये आर्किटेक्चर का दूसरा करेक्टर है। Okay, the building redundancy into IT system ensure that critical component have backups available in case of failure। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन, बेकार डाटा, बार बार डाटा। तो आजकल के इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये एक और फीचर है कि हर मॉड्यूल या हर चीज जो होती है उसका एक अलग से बैकअप भी बनाया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा डाटा मेंटेन किया जाता है। प्राइमरी तो है ही है, लेकिन साथ में एडिशनल बैकअप्स भी उनके मेंटेन। ये आर्किटेक्चर का एक और फीचर है कि डाटा रखा किस तरह जाता है, मॉड्यूलर शेप में रखा जाता है, और फिर डाटा को मल्टीपल जगह पे रखा जाता है ताकि इन केस ऑफ डिजास्टर, इन केस ऑफ किसी भी वजह से बैकअप आपके पास मौजूद रहे। बिल्डिंग रिडंडेंसी टू IT सिस्टम इंश्योर दैट, रिडंडेंसी से मुराद बैकअप, critical components have backup available in case of failure। A failover machine is an automated process that switches to backup system or component। जैसे ही मेन मशीन फेल होती है वो ऑटोमेटिकली किस पे शिफ्ट कर देता है? बैकअप पे शिफ्ट कर देता है। मेन सर्वर जैसे ही डाउन होगा तो पीछे किस पे शिफ्ट हो जाएगा? बैकअप पे शिफ्ट हो जाएगा। When the primary system fails, this approach minimizes downtime and ensure continuous availability of service, which is essential of मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन। तो क्या करते हैं हम? डाटा हमेशा डुप्लीकेट रखते हैं। ये दूसरा फीचर है। पहला फीचर क्या है कि आर्किटेक्चर में हम जो सिस्टम डिजाइन करते हैं वो किस शेप में करते हैं? मॉड्यूलर शेप में करते हैं। दूसरा फीचर क्या है कि हम इनके अंदर रिडंडेंसी ऐड करते हैं, मतलब डाटा बैकअप्स ऐड करते हैं कि इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एनी सिस्टम बाकी सिस्टम चलते रहे। की बेनिफिट्स: हाई अवेलेबिलिटी, रेजिलियंस, फेल ओवर सिस्टम जो है इम्पैक्ट नहीं करता। रेजिलियंस का मतलब होता है रेजिस्ट करना, तो चलता रहता है। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, बिजनेस चलते रहते हैं। और तीसरा फीचर क्या होता है? सिक्योरिटी। IT सिस्टम का तीसरा फीचर क्या है आर्किटेक्चर का? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बाय डिजाइन इन्वॉल्व इंटीग्रेटिंग सिक्योरिटी मेजर्स एट एवरी लेयर ऑफ आर्किटेक्चर। कितनी लेयर्स थी? 7 लेयर्स थी। हर लेयर पे आपने सिक्योरिटी रखनी है ताकि कहीं पे किसी भी जगह से कोई लेयर को करप्ट करके, हैक करके आपके डाटा को खराब ना किया जा सके। रेदर देन ट्रीटिंग इट एज एन आफ्टर थॉट्स, ये सोचे बगैर कि चलो पहले एक बार सिस्टम बना लें बाद में सिक्योरिटीज लगा लेंगे, लॉक लगा लेंगे, बाहर कैमरे लगा देंगे, नहीं। हर लेयर पे सिक्योरिटी लगानी है आपने। आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सिक्योरिटीज। कितनी लेयर्स थी? 7 लेयर्स थी डिफरेंट किस्म की। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ विंडो के अंदर हमारी मौजूद होती हैं। अल्लाह करे आज मेरा सिस्टम चल जाए आज के दिन में। सिक्योरिटी आ जा भाई, आ जा। विंडो सिक्योरिटी। अब देखते हैं इसमें कितनी तरह की सिक्योरिटीज है, मुख्तलिफ लेयर्स है। मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। नजर आ रहा है? हाँ जी। ये देखें, ये एक सिक्योरिटी है पहली, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। ये रियल टाइम सिक्योरिटी होती है। ये एप्लीकेशन लेवल पे काम कर रही है कि जो मैं एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं। देखो, अगर मैं कहीं से किसी सिस्टम से डाटा एक्सेस कर रहा हूं, फैसल मोबाइल की एप्लीकेशन खोली हुई है और मेरे मोबाइल में वायरस है,
क्या फैसल मूवर का बैक का पीछे बैक करप्ट हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये वायरस किधर है? मेरे मोबाइल में। लेकिन जो चीजें मुझे नजर आ रही है ये तो खराब हो सकती है, मेरी एप्लीकेशन काम करना ही बंद कर दे। तो ये था वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन किस लिए होता है? एप्लीकेशन लेयर के लिए होता है। इस तरह अकाउंट प्रोटेक्शन, मेरा अकाउंट है नेटवर्क लेवल पे। इस तरह फायरवॉल नेटवर्क, ये देखें खुद ही आ गया, ये किस लेवल की है? नेटवर्क लेयर। फायरवॉल आगे आपको तीसरी प्रोटेक्शन नजर आ रही है, ये किस लेवल की है? ये भी नेटवर्क की है। आगे ऐप ब्राउजर कंट्रोल, ये वो जो क्या कहते हैं, कौन सी थी लेयर यार, सेशन लेयर्स, उन लेयर्स की सिक्योरिटी है। नीचे डिवाइस सिक्योरिटी है। ये हर लेयर्स के लिए डिफरेंट सिक्योरिटी है। अगर आप पुराने सिस्टम या पुराने विंडोज उठा के देंगे उनमें ये नहीं होगा। उनमें ज्यादा ज्यादा आपको सिर्फ एक फायरवॉल मिलेगी, क्योंकि उस वक्त ये लेयर्स ये स्टैंडर्ड बने ही नहीं थे। जैसे जैसे स्टैंडर्ड बन रहे हैं फिर इनकी सिक्योरिटियां बनती जा रही हैं। तो यहाँ पे आपको एक दो तीन चार पाँच छः सात, और लेयर्स कितनी थी? तो हर लेयर्स पे आपने सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है, कहीं पे भी कोई इस तरह का ना हो। कौन कौन सी सिक्योरिटी कर सकते हैं? डाटा इंक्रिप्शन, हमने शुरू शुरू में ये पढ़ चुके हैं कि डाटा को इंक्रिप्ट करके आप ट्रांसफर कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल मैयर आप लगा सकते हैं, तो मतलब जो यूजर आईडी पासवर्ड्स, और इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, आप कैमरास वगैरह लगाएं, चीज़ों को रियल टाइम पे मॉनिटर करें अगर कोई अनोमलीज हो रही होती है। जिस तरह मैंने आपको बताया था वो थीफ कैचर एक ऐप है, या आप कर सकते हैं जो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लो। अगर कोई शख्स दो बार आपका रॉन्ग पासवर्ड लगाएगा तो उसकी तस्वीर कैप्चर हो जाएगी। तो ये सिक्योरिटी का फीचर है, रियल टाइम पे उसको कैप्चर कर लेता होता है। तो लिहाजा ये तीसरा फीचर था किसका? हमारे आर्किटेक्चर का, कि एक सिस्टम का आर्किटेक्चर, पहला फीचर क्या होना चाहिए कि मॉड्यूलर शेप में आर्किटेक्चर। दूसरा, रिडंडेंसी बीच में अडॉप्ट करें ताकि डाटा का बैकअप हो। तीसरे नंबर पे सिक्योरिटी। और अब चौथा क्या है? स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्केलेबल। उसमें हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी भी करने का ऑप्शन होना चाहिए और वर्टिकल स्केलेबिलिटी का भी ऑप्शन होना चाहिए। डिजाइनिंग a system with scalability in mind ensure that they can accommodate future growth and increase workload. Modern organization often experience fluctuation in demand requiring system that can expand blah 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 blah। थ्योरी दी है। की कंसिडरेशन, क्लाउड सर्विसेज। अगर आपको स्टोरेज बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हैं? क्लाउड सर्विसेज यूज कर सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज ले सकते हैं। इसी तरह आपको प्रोसेसिंग पावर बढ़ानी है तो क्लाउड प्रोसेसिंग सिस्टम भी तो अवेलेबल है, सर्वर्स है लोगों के। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने लेक्चर्स अपने सिस्टम के अंदर आपको शेयर करने, एक तरीका कार क्या है कि मैं अपना एक सर्वर बना लूं, उसके अंदर मैं अपने लेक्चर्स रखूं और वेबसाइट के जरिए मैं उस सर्वर को कनेक्ट करूं और आप मेरे सारे उससे देख लें। लेकिन इसका मसला है, पहले नंबर पे मेरे पास स्टोरेज लिमिटेड है, दूसरे नंबर पे बैंडविड्थ का मसला है। तो क्यों ना बेहतर है कि ये जो होस्टिंग वेब होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनी वाली प्रोवाइड करने वाली कंपनीज है उनके पास क्लाउड स्टोरेज बहुत शदीद है, वेब होस्टिंग बड़ी ठीक ठाक है। तो मैं फिजिकली क्यों रख रहा हूँ? मुझे मेंटेनेंस कॉस्ट भी पड़ी, तो मैं किस पे शिफ्ट हो जाऊँ? क्लाउड पे शिफ्ट हो जाऊँ, ताकि मैं स्केल कर सकूं, अपना सिस्टम बढ़ा सकूं, बैंडविड्थ बढ़ा सकूं, परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकूं। वर्चुअल मशीन्स आप ले सकते हैं। अच्छा, वर्चुअल मशीन्स का आपको आइडिया क्या होती है? आपने कभी कंप्यूटर के ऊपर मोबाइल गेम खेलने की कोशिश की है? तो वो सीधे विंडो पे नहीं चलती, उससे पहले क्या ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है? कौन सी? एमुलेटर टाइप चीज। वो वर्चुअल मशीन्स होती हैं जो एक्चुअली आपके विंडो सिस्टम को कन्वर्ट कर देती हैं किसके अंदर? एंड्रॉयड के अंदर। वो वर्चुअल मशीन कहलाती है। आपने नहीं देखा? पबजी अगर सिस्टम पे खेले तो वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। क्लैश ऑफ क्लैन, इस तरह की जो ऑनलाइन गेम्स हैं रियल टाइम पे चल रही होती हैं, वो इस तरह आप विंडो पे इंस्टॉल नहीं कर सकते, विंडो पे नहीं चलती। पबजी तो वैसे विंडो का वर्जन भी है ना, पबजी का विंडो वर्जन भी है। लेकिन बहरहाल एंड्रॉयड अगर इधर चलाना है तो आपको फिर इसको एंड्रॉयड सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब ये एंड्रॉयड तो नहीं है, ये क्या है? विंडोज सिस्टम है। तो फिर इसके अंदर हम वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हैं, मतलब होता तो यही कंप्यूटर विंडो ही रहता है, लेकिन वो उसके अंदर एक पोर्शन उसको एंड्रॉयड में कन्वर्ट कर देता है और फिर हम उसके अंदर गेम ओपन करके इंस्टॉल करते हैं। ब्लू स्टेक नाम सुना है कभी? मैं आपको दिखाता हूँ, शायद यही होनी चाहिए। ये बहुत हैवी मशीन है, मतलब बड़े कंप्यूटर के ऊपर ये चल सकती है। मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। आप ये आपके लिए है कि इनकेस अगर आपने कभी कोई एंड्रॉयड चीज जो है वो इसमें यूज करनी हो तो ये ब्लू स्टेक है। ठीक है, प्ले गेम ऑन पीसी मैक एंड्रॉयड एमुलेटर्स। जी जी, आ जाए। कौन है? ओके, क्या हो पुत्र, जल्दी करें। एक मिनट। नहीं, वो इधर अंदर अंदर नहीं, इधर नहीं है, इधर तो चाबियां पड़ी हैं। एक मिनट, चाबियों के अंदर ना फंसो। अल्लाह के बंदे देख ली है। अच्छा जी, ब्लू स्टेक। तो ये एक क्या है? वर्चुअल मशीन। आप अपनी
एंड्रॉयड सिस्टम नहीं बना सकते, आप वर्चुअल एंड्रॉयड सिस्टम खरीद के उससे लोगों को काम करना आप सिखा सकते हैं। अच्छा, स्केलेबिलिटी वर्चुअल मशीन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेड मॉडल, मतलब आप कोई एक मेन सर्वर ना रखें बल्कि कई सर्वर अपने पास रखें, पूरी दुनिया के अंदर फैला दें, ताकि वहां के इलाके के लोग अपने सर्वर, करीबी सर्वर से काम कर रहे हो, एज टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, करीबी सर्वर से कनेक्टेड हो, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, और इन केस अगर एक सर्वर फेल भी होता है तो उसके बैकअप पे भी वो सर्वर मौजूद हो। सिर्फ एक कंप्यूटर के ऊपर आप पूरे का पूरा रिलाय ना करें, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अपने पास रखें, ना डिसेंट्रलाइज्ड आप करें इसको। By using distributed computer, Math can scale workload across multiple machines और सर्वर्स। एक ही मशीन पर लोड डालने से बेहतर है कि आप कई मशीनें रखें, ताकि अगर कोई एक फेल हो भी सही तो बाकी मशीनें बैकअप के तौर पर पीछे मौजूद होनी चाहिए। मल्टीपल सर्वर आप अटैच करें। तो ये हमारे फीचर थे किसके? सिस्टम आर्किटेक्चर के। मतलब बेहतरीन तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करे, कनेक्टेड हो, तो पहला काम क्या करना है आपने? मॉड्यूलर सिस्टम अडॉप्ट। दूसरे नंबर पे रिडंडेंसी रखनी है, तीसरे नंबर पे सिक्योरिटी, चौथे नंबर पे स्केलेबिलिटी का ऑप्शन रखना है। तो ये आपका आर्किटेक्चर बेस्ट होगा। लेटेस्ट ट्रेंड्स, क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर, कबरनेट एंड कॉन्टेनराइजेशन, इनेबल फ्लेक्सिबल स्केलेबल। अच्छा, कंटेनराइजेशन ये है ना, ये अब आपको, ये बड़ी टेक्निकल चीज है, ये जब आप जावा, पाइथन उसमें पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि ये जब हम कोई एप्लीकेशंस विंडोज में बनाते हैं तो प्रोग्रामिंग करते हैं तो इनके लिए स्टूडियो यूज होती है, विजुअल स्टूडियो भी यूज होता है। इसके अलावा एक और ऐप है डॉकर, वो यूज होती है, उनके अंदर ये एप्स बनाई जाती हैं। एप्स बनाने के बाद फिर इनको विंडोज में इंस्टॉल किया जाता है। तो फिर क्या किया जाता है कि आप एप्स को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर भी करना है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में, तो फिर इनको कंटेनर्स के अंदर डाला जाता है। कंटेनर्स ये करते हैं कि उनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो इंश्योर करते हैं। अब मैं आपको ये किस तरह समझाऊं, ये बड़ी टेक्निकल सी चीज है। खैर, ये जब हम रोबोटिक्स कर रहे थे तो वहां पे हमने ये चीजें की थी, देखी थी। तो कंटेनराइजेशन का मतलब होता है कि आप अपनी एप्लीकेशंस को कंटेनर्स के अंदर बंद करके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिससे ये होता है कि आपकी डिवाइसेस कंपैटिबल रहती हैं, चलती हैं उनके साथ। अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। देखें, अगर देखें फॉर एग्जांपल, एक चीज मैंने अपने सिस्टम के लिए बनाई है, तो कंपैटिबल की किसके हिसाब से? इसी के हिसाब से, मेरे सिस्टम के हिसाब से, इसी पे चलेगी। वो आपके सिस्टम पे चल सकती है? नहीं चल सकती। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके सिस्टम पे चले, तो मैं यहां से एप्लीकेशन आपको ट्रांसफर नहीं कर सकता। कैसे करूंगा? ऐसे थोड़ी इंटरनेट पे मेरा माई कंप्यूटर ट्रांसफर कर दें इसको, एप्लीकेशन तो माई कंप्यूटर है ना, ट्रांसफर कर दें इसको, नहीं हो सकता। मेरे सिस्टम क्या है, मेरे सिस्टम पे चलेगी, लेकिन मुझे इसे ट्रांसफर करनी है। तो फिर इसका तरीका कार क्या है कि अब आप ऐप को क्या, यार देखो, हमारे घर में फ्रिज पड़े होते हैं ना, इनको हमने किसी दूसरे घर में भेजना हो, आप से कि आपने यूरोप में भेजना है, आप क्या करेंगे उस फ्रिज को कि वो ठीक ठाक वहां तक पहुंच जाए, टूटे फूटे ना? क्या यहां से उड़ा उठा के फेंकेंगे? से अज्यूम कर लेते हैं आपके पास इतनी ताकत आ गई, यहां से उठा के फेंको, उठा के फेंकोगे तो क्या गारंटी है कि वहां पे जाके बगैर टूटे फूटे पहुंचेगा आपकी तरफ से इंश्योर? तो आप क्या करेंगे? तो उठाएंगे अपने घर में, उसकी पैकिंग करेंगे, डॉक पे ले जाएंगे जिसे डॉकर कहते हैं, वहां पे कंटेनर होते हैं, जो यूरोप उधर जा रहे होंगे, उस कंटेनर के अंदर आप अपना सामान रखेंगे, वो कंटेनर वहां पे जाएगा, खुलेगा, उसमें से वो अपना फ्रिज निकालेगा और घर के अंदर लगा के इंस्टॉल कर। सेम इस तरह एप्लीकेशन होती है कि जब आपने अगर एप्लीकेशन एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर करनी है, तो इस तरह आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, यूएसबी लगाई और उठा के दे दी ना। उसकी फॉर्मेटिंग है, उसकी उसकी कोडिंग है, वो इस सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जब आप उसे यहां से हटाएंगे तो काम उसका खराब हो सकता है, रास्ते में डिस्टॉर्ट हो जाती है, तो इसकी कंटेनराइजेशन की जाती है। अब उम्मीद है किसी हद तक गरीबों को वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इससे ज्यादा समझाना, और फिर छोड़ दो, फिर 4 साल कोर्स है, फिर आ जाए मेरे साथ, मैं वो आप कराता हूँ। यार ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। कंटेनराइजेशन जिस तरह एक टेक्निक है, इस तरह क्यूबरनेट्स क्यूबिक्स की फॉर्म में क्यूब्स बना के, बॉक्सेस बना के भेजते हैं, ये आईटी की चीजें हैं। ठीक है बेटा, नसीब बुरे हैं ना, क्या करें। टाइम आपको तो वैसे भी कम टाइम, मैंने आपको कहा तो है यार, 60-70 साल की मुश्किल है जिंदगी की बस, पर आपको तो वैसे भी बहुत कम टाइम रहेगी मुश्किल। खैर, उसके बाद एज कंप्यूटिंग, ये कोई हम छठी सातवीं बार पढ़ रहे हैं।
बाढ़ में, जब मैं नहीं पढ़ाने वाला। एआई इंटीग्रेशन क्या है कि अब पुराने जमाने में जो मशीनें होती थी ना, वो सारी प्रोसेसिंग कोडिंग के जरिए किया करती थी, सारी प्रोसेसिंग कोडिंग के जरिए, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था और बहुत ज्यादा एनर्जी लगती थी। अब क्योंकि जो एआई है ये नेचुरल रियल लैंग्वेज एनएलआई, इसके अंदर नेचुरल लैंग्वेज एनएलआई जिसको कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज इंटरप्रेटर, वो मौजूद होता है। तो वो चीजें जो पहले सारी कोडिंग और प्रोसेसिंग से होती थी, अब एआई डायरेक्टली नेचुरल लैंग्वेज इंटरप्रेट करके आपको बता देता है कि आप इसको कैसे मैनेज करें, वो कर लेता है, जिससे आपकी प्रोसेसिंग पावर कम यूज होती है जितनी कि पहले यूज हुआ करती थी जब सारी कोडिंग हो रही है। और जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी, पहले एतबार तो किसी पर करना ही नहीं है। ट्रस्ट इश्यूज तो आपने हमेशा रखने हैं अपने आर्किटेक्चर के अंदर, कि भाई जितना मर्जी कोई हो। क्या कौन सा इशू था, ट्रस्ट नहीं, एक और भी था, अटैचमेंट इश्यूज भी आपने रखने हैं। ये सारे इश्यूज आपने मेंटेन रखने हैं अगर चाहते हैं कि आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम बंदे के पुत्रों की तरह काम करता रहे। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा लैंग्वेजेस। इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने के लिए आपको नेटवर्किंग करनी पड़ती है, और नेटवर्किंग के लिए आपको लैंग्वेजेस जरूरत होती है। अब डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिनके डिफरेंट काम होते हैं, ठीक है। देखें, सबसे पहले जो सबसे पुरानी लैंग्वेज थी ना, वो 101010 की एक लैंग्वेज थी, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, ठीक है। लेकिन वो लैंग्वेज प्राइमरली हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड थी। मतलब हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग करने के लिए, मतलब हार्ड ड्राइव के अंदर डाटा किस फॉर्म में सेव होता है, 101010 की फॉर्म में सेव होता है, वो हमारी सारी प्रोग्रामिंग उसके होते थे। फिर वक्त के साथ साथ लैंग्वेजेस इंप्रूव हुई जो स्पेसिफिक काम करती थी, हार्डवेयर को छोड़ के फर्दर काम करना भी शुरू कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक फाइल को मैंने सिस्टम के अंदर स्टोर करना, ये तो ठीक है, ये हार्डवेयर का काम है। जो लैंग्वेज यूज होगी वो भी हार्डवेयर की यूज होगी, और वो किस लैंग्वेज में 1010 में सेव हो जाएगी। लेकिन वो स्टोर हुई फाइल मुझे नजर किस फॉर्म में आएगी, देखो, स्टोर हुई फाइल मुझे नजर किस फॉर्म में आएगी। देखें, ये एक पीडीएफ फाइल जो है ना, ये पड़ी है ना कंप्यूटर के अंदर, मेरी हार्ड ड्राइव में, किस शेप में पड़ी है, 101010 की शेप में पड़ी है, वहां तो पड़ी है। वो लोअर लेवल लैंग्वेज में। लेकिन मुझे इसका ये जो आउटलेयर नजर आ रहा है, ये मुझे कौन दिखा रहा है, मतलब ये कलर वाला, ये सारा कुछ, ये एक और लैंग्वेज है जो प्रेजेंटेशन के हिसाब से डील करती है। इस तरह वेबसाइट्स आप खोलते हैं, अच्छा, अब देखें, जिस तरह ये एक पीडीएफ फाइल है, हमारी बुक है, क्या है, पीडीएफ फाइल, ऐसी बात है। कंप्यूटर के अंदर ये ऐसा पीडीएफ फाइल पड़ती है, जब हम उसे खोलते हैं तो इसका ये स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है कि ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर सिर्फ इसी हिस्से में शो हो, इस हिस्से में ये पैनल शो हो, इधर ये हमें बार शो, ये स्ट्रक्चर कैसे बन गया। ये एक और लैंग्वेज है जो स्ट्रक्चर बनाती है। इसी तरह अब जरा गौर कीजिएगा, मेरे माउस के कर्सर पे गौर करें, ये मेरा कर्सर यहाँ पे इस तरह से है, माउस का मेरी तस्वीर के ऊपर कर्सर है, देखें, नजर आ रहा है, आपने करेक्ट नहीं किया हुआ, माशाल्लाह, की नजर आ रहा है पापा आपको, हाँ जी, नजर आ रहा है मेरा कर्सर, इसकी शेप क्या है, और ये मैं जैसे ही इधर गया तो कर्सर, उसका डिजाइन, एनिमेशन चेंज हो गई। ये कैसे हो गई, ये एक और लैंग्वेज है जो ये सारा कुछ कर रही है। इस तरह जब हम वेबसाइट खोलते हैं तो वहां पे कुछ चीजें स्टैटिक्स होती है, कुछ मूव कर रही होती है, एनिमेटेड फॉर्म में होती है, वो कैसे मूव कर रही है, ये भी पीछे लैंग्वेज होती है। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं जो डिफरेंट काम कर रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी लैंग्वेज इनमें से कोई एक चूज करके आप कंप्यूटर सिस्टम बना लें, ना, हर लैंग्वेज का डिफरेंट काम होता है। तो ये हमने देखना है कि कौन कौन सी लैंग्वेज का। अच्छा, पहले तो लैंग्वेजेस हैं कौन कौन सी, लो लेवल लैंग्वेजेस जिनका नॉर्मली ज्यादातर कोडिंग कोडिंग का लेना देना होता है उनके साथ, हार्डवेयर के साथ, हार्डवेयर की जो कोडिंग कर रही थी, पुराने जमाने की लैंग्वेजेस हैं जो 1001 के हिसाब से काम करती थी। फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस, दीज आर मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड ह्यूमन रीडेबल। हम 1010 नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाँ हम पढ़ सकते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन सबमिट। एक्सेल में जब हम करते हैं, एक्सेल के अंदर जब हम, ये देखें, क्या है, ये प्रोग्रामिंग है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 5 6 7 8 9, तो मैं कम इसको एक्सेल को कहना चाहता हूं कि इसको जमा कर दो, मैं क्या करूंगा, सिंपल ये शिफ्ट प्लस, इसको मैं समझ, ये मुझे समझ आ रही है ना मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ना, हाँ जी, ये आप इसको रीड कर सकते हैं ना, जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, रीड कर सकते हैं ना आप इसको। तो लिहाजा एंटर किया तो उसने सम करके दे दिया। हालांकि मैंने किसको कमांड दिया, कंप्यूटर को दिया ना, कंप्यूटर की लैंग्वेज में दी है, लेकिन वो लैंग्वेज मुझे भी तो समझ आ रही है।
कि मैं उसे क्या कह रहा हूँ, इस सेल को जमा कर दो, और उसने मेरी इस बात समझी। ये मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं जो ह्यूमन रीडेबल होती है, जिनको तकरीबन हम भी समझ पा रहे होते हैं। पाइथन भी सबसे मॉडर्न लैंग्वेज आजकल पाइथन चलती है। उसको हम रीड कर सकते हैं, वो हमारी अल्फाज के अंदर चीजें होती हैं, इफ, बट्स, एंड। वो गेट्स पढ़े हुए हैं आपने? पाइथन में ज्यादा वो यूज होते हैं, और गेट, नॉर गेट, एंड गेट, नॉट गेट। पाया, ये सारी चीजें जो पढ़ी है ना, ऐसा नहीं है कि फजूल पढ़ी है, आगे चल के कहीं ना कहीं आपको जिंदगी में पढ़नी पढ़नी है। पाइथन में वो यूज होनी है, और ये आपने यूज करनी है जाके डाटा एनालिटिक्स में, आपने पाइथन ही पढ़ना है। आगे फाइनल लेवल पे डाटा एनालिटिक्स करना है ना आपने, उसका पेपर है बाकायदा। तो आपने पाइथन पढ़ना है, और पाइथन में ये गेट्स यूज होते हैं, एंड लॉजिक्स, जिनको लॉजिक्स कहते हैं ना, इनको गेट्स वगैरह, तो लॉजिक गेट्स कहते हैं ना, तो लॉजिक्स आपने पढ़ने हैं, और लॉजिक्स पे ही आपने प्रोग्रामिंग करनी होती है। समझे? तो बस वही 60-70 साल मुश्किल है आपकी जिंदगी की, बाकी आसान है। आगे चलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, फिर उसके बाद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं। ये बेसिकली स्पेसिफिकली स्क्रिप्ट बनाने के लिए, वेबसाइट का डिजाइन जो होता है उस तरह की चीजों के लिए होती हैं। लैंग्वेज लाइव जावा स्क्रिप्ट पाइथन एंड पीएचपी फॉल अंडर दिस कैटेगरी। दे आर ऑफन इंटरप्रेटेड रेदर देन compiled, meaning the code is executed line by line at runtime, which is eliminates need for separate compilation steps। अब आपको ये कुछ नहीं समझ आएगा, सिंपल आपने ये ध्यान में रखना है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का क्या होता है, स्क्रिप्ट बनाना, और इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट और पाइथन आती है और पीएचपी आती है। इनका प्रैक्टिकल आपको मैं किसी वेबसाइट पे फिर आपको बना के दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा चले, आपने कभी देखना हो ना, तो आपने क्या करना है, गूगल क्रोम खोलना है, इसको इंस्पेक्ट करना है। अब ये आपको एलिमेंट्स नजर आएंगे इधर, ये लैंग्वेज, ये जो पूरा वेबसाइट, ये आपको पेज नजर आ रहा है ना, इसकी ये शेप, इसका ये कंटेंट, ये सारा ये प्रोग्रामिंग हुई खड़ी है। देखिए जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये लाइन स्पेसिफिकली, ये जो ऊपर वाला आउटफ्लो है वो डिजाइन कर रही है। उसके अंदर ये स्टाइल है, कोई ये कोई स्टाइल है, कौन सा स्टाइल है कि आपने डिव क्लास को इसके अंदर आपने मतलब पैराग्राफ उसने कहीं पे दिया, इसको पैराग्राफ, ये आप देखें, ये इसके नीचे पैराग्राफ, फिर ये पैराग्राफ है, ये मुख्तलिफ तरह की हैशटैग्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ये सारी लैंग्वेज है जिसके अंदर ये वेबसाइट बनी है। आपको ये नजर आ रही है? एक्चुअली बैक एंड पे इंजीनियर्स ने क्या बनाया, वो ये बनाया है। ये लैंग्वेज है सारी, समझा रही है आपको? माशाल्लाह समझ रही है सर, क्या समझा रही हो, ये समझाओ। अच्छा जी, ये देखें, ये डिफाइन किया हुआ है, ये एक और लैंग्वेज है जिसके अंदर एरिया डिफाइन किया हुआ है, मार्जिन कितना रखना है, बॉर्डर। देखो ना, मैंने अभी जिस तरह आपको बताया कि पीडीएफ फाइल के अंदर ये कैसे डिसाइड होगा कि सिर्फ टेक्स्ट इस हिस्से के अंदर आए, इस साइड पे कंट्रोल पैनल हो, इस साइड पे कर्सर हो। ये देखो यहाँ पे इस लैंग्वेज के अंदर डिफाइन किया हुआ है, लेआउट, इवेंट लाइसेंसर, ये मुख्तलिफ तरह के सेंसर होते हैं, आपको शायद नहीं पता चलेगा। प्रॉपर्टीज, मुख्तलिफ तरह की कीज हैं। तो लिहाजा ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं जिनसे आपका क्या बन रहा है, एक कंप्यूटर सिस्टम बन रहा है, कंसोल्स। ये देखें, ये पूरा ये प्रोग्रामिंग सारी की सारी इस आउटले को डिफाइन कर रही है। अच्छा अब ये देखें, ये चीजें, ये नजर आ रहा है, ये पॉइंट नजर आया आपको जिस पे मैंने अभी क्लिक किया, ये देखें, ये वाला, ये ऊपर ये वाला नजर आ रहा है, ये arrow। इसके साथ वाला पॉइंट देखें, ये प्रोग्रामिंग का पार्ट है। इस प्रोग्रामिंग के अंदर ये बताया गया है कि अगर यही वेबसाइट मैं मोबाइल पे खोलूंगा तो कैसे दिखेगी, ये ऐसे दिखेगी, नजर आई? और अगर मैं डेस्कटॉप पे खोलूंगा तो ये ऐसे दिखेगी। इस चीज की भी प्रोग्रामिंग की गई है, समझे? तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा होता, इसके पास कोई दिमाग नहीं है पाया ना, इसको लैंग्वेजेस में बताया जा रहा होता है। तो अगर किसी ने ज्यादा समझना है तो यहाँ से आगे समझ। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज ये होती हैं जो स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाई जाती हैं, जिस तरह हमारे डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जो मैंने अभी यूज किया एक्सेल के अंदर, क्यूरी लैंग्वेजेस इनको कहा जाता है। एक और एक्सेल के अंदर मैं आपको क्यूरी करके दिखाऊंगा, यहाँ पे क्यूरी प्रोसेसर होता है पूरे का पूरा। मैंने अगर वो इंसर्ट किया हुआ है तो एक मिनट दे मुझे, क्योंकि वो ऐड इन होते हैं, नॉर्मल आपके एक्सेल के अंदर नहीं मिलेगा। डाटा मॉडल्स, मैंने डाटा मॉडल नहीं, रहा किधर गया वो, पावर क्यूरी किधर गई हमारी भाई? पावर क्यूरी लास्ट टाइम याद है ना, मैंने आपको सिखाया था जब रिलेशंस बना रहे थे। पावर पिवट, हाँ ये रहा, इसके अंदर हमने क्यूरीज बनाई थी। ये देखें, ये नजर आ रहा है, क्यूरीज एंड कनेक्शंस। इधर देखें, ये, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें क्यूरीज एंड कनेक्शन, नजर आ रहा है? यहां से हम क्यूरीज क्रिएट करते होते हैं, क्यूरीज जनरेट करते होते हैं, क्यूरीज बनाते हैं, जो क्वेश्चन हमें पूछ रहे होते हैं। तो ये जिस लैंग्वेज के अंदर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एसक्यूएल।
एसक्यूएल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये कैसे होता है? इसके लिए मैं फिर डाटा शेटा इकट्ठा करके किसी दिन टाइम मिला तो हम आपको कर देंगे। कनेक्शन फिलहाल जीरो है क्योंकि कोई टेबल नहीं है। लास्ट टाइम हमने वो 3 टेबल बनाई थी ना, उनके दरम्यान में कनेक्शन बिल्ड किया था ना, अगर वो हमारी फाइल अभी पड़ी होती तो हम उसमें से शायद क्यूरी भी कोई ना कोई कर लेते, लेकिन अभी नहीं है। बहरहाल आपकी समझाने की हद तक आपको समझ आ गया होगा कि वो क्यूरी जिस लैंग्वेज में हम लिखेंगे उनको एसक्यूएल कहा जाता है। इनको डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज कहा जाता है, जिसके अंदर HTML CSS DLL DSL मुख्तलिफ तरह की लैंग्वेज है। पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन। पाइथन क्या है? सबसे सिंपल वर्सटाइल है, मतलब ये नॉर्मली ह्यूमन लैंग्वेज के करीब करीब मिलती जुलती लैंग्वेज है। पाइथन इज वाइडली यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट, डाटा साइंस, ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ज्यादा डाटा एनालिटिक्स में भी पाइथन यूज होती है, समझ आई? जो आपने आगे चल के डाटा एनालिटिक्स पढ़ना है उसमें भी पाइथन यूज होती है। And artificial intelligence. It is clear syntax and extensive ecosystem of libraries and frameworks such as NumPy for numerical computing and TensorFlow for machine learning make it preferred choice for both beginners and ये मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस हैं उनके अंदर। आगे चलते हैं। दूसरी जावा स्क्रिप्ट होती है, ये नॉर्मली वेबसाइट्स बनाने के लिए जरूरी होती है। द बैकबोन ऑफ वेब डेवलपमेंट, जावा स्क्रिप्ट इज एसेंशियल फॉर एडिंग इंटरेक्टिविटी और वेबसाइट सच एज डायनामिक कंटेंट अपडेट यूजर इंटरफेस एनिमेशन। ये जो फ्रंट पे हमें वेबसाइट पे ये सारा कुछ नजर आ रहा है, ये किस लैंग्वेज के अंदर बनाया गया है? जावा स्क्रिप्ट के अंदर। के इस तरह ही नजर आना चाहिए हमें, मतलब कि भाई यहाँ पे इसका पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो, इसको आपने हेडिंग करना है, इसको सेकंड हेडिंग के तौर पे, इसके आगे आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू देना है, इस साइड पे उसकी डिटेल देनी है। तो ये सारी चीज किससे आ रही है? जावा स्क्रिप्ट से आ रही है। उसके बाद जावा रोबस्ट प्रोजेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जावा इज पॉपुलर फॉर बिल्डिंग लार्ज स्केल इंटरप्राइज एप्लीकेशन, एंड्रॉयड मोबाइल एप्स। ये जो हमारी एप्लीकेशंस बनती हैं, मोबाइल एप्स वगैरह, ये सारी किसके अंदर बनती हैं? जावा के तौर पे बनती हैं। राइट वंस रन एवरीवेयर। इनका फायदा क्या होता है कि इस लैंग्वेज में बनाने का, कि एक बार आपने ये ऐप बना ली, उसके बाद आप किसी भी सिस्टम पे कहीं पे भी इस एप्लीकेशन को चलाएंगे तो सपोर्ट होगी। जो आप गेम्स डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन, क्या आपने बनाई होती है? क्या वो आपके सिस्टम में बनी होती है? नहीं, वो किसी और ने बनाई, किसी और के सिस्टम पे। क्या उसको कंटेनराइजेशन करने की जरूरत है? नहीं, उसने जावा के अंदर बना दी। अब उसको कोई भी डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा, उसके सिस्टम के साथ वो चल पड़ेगी, कंपेटिबल। उसके बाद सी प्लस प्लस एन एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज। सी प्लस इज रिनाउंड फॉर इट्स परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्सेज। इसका काम होता है सिस्टम की स्पीड को कंट्रोल करना। जो वेबसाइट की ट्रैफिक है उसकी लोडिंग स्पीड है, उसके अंदर चीजों को ओपन करना, फ्रंट पेज बैक पेज उनके दरमियान में मूव करना, ये सी प्लस प्लस कंट्रोल करता है, जो कि सिस्टम के रिसोर्स। इट इज कॉमनली यूज इन डेवलपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम एंड हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। हमारा जो विंडोज है ये किस लैंग्वेज के अंदर बनाया गया? सी प्लस प्लस के अंदर बनाया गया। अच्छा, कभी ना आपको इस तरह की अगर ऐप इंस्टॉल करें जो ऑपरेटिंग सिस्टम की अप्रूवल है, जिसके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस मांगता है, तो इस तरह की विंडोज एप्लीकेशन इंस्टॉल करें ना जो